हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम टू कक्षा दी क्लास। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वीरेन डंगवाल की रची हुई कविता तोप। सीबीएसई कोर्स 20 स्पर्श पाठ्य पुस्तक भाग 2 से ये कविता है। कविता पढ़ने से पहले आइए जानते हैं वीरेन डंगवाल जी के बारे में। वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 कीर्ति नगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। जब हुआ था तब ये उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश ही था। उन्होंने 1968 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और फिर डी फिल की डिग्रियां प्राप्त की। डी फिल अर्थात डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। वीरेन 1971 से बरेली कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक रहे। साथ ही साथ वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता भी किया करते थे, जर्नलिज्म में भी अपना योगदान दे रहे थे। इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा, कवि ने कहा, स्याही ताल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी खुद की कविताओं का भाषांतरण यानी उनका ट्रांसलेशन बांग्ला, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी, मलयालम और ओडिया जैसी भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली में विश्व कविता के कुछ दुर्लभ अनुवाद भी किए हैं। बहुत सारे ऐसे दुर्लभ कविताएं हैं जो अलग अलग विश्व की भाषाओं में रचे गए थे, उनका इन्होंने अनुवाद भी किया है। उनकी रचनाओं में विरल यानी बहुत ही कम मिलने वाला दिखने वाला लोक तत्व एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी से जुड़े हुए जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, और साथ साथ बौद्धिकता यानी इंटेलिजेंसी, कितना बौद्धिकता है उसमें, एक साथ मौजूद है। 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2015 को बरेली में इनका निधन हो गया। ये ऐसे कवि थे जिनका जन्म स्वतंत्रता के पश्चात हुआ, और इनकी कविताओं में जैसे हमने पढ़ा कि बौद्धिकता और लोक तत्व दोनों ही थे। प्रस्तुत कविता में जो मुख्य बात हमें मिलेगी वो है इसका अकविता का भाव या नई कविता। अब अकविता किसे कहा जाता है? उन कविताओं में जिनमें तुक नहीं मेल खाते हैं, जिनमें रिदम नहीं होते हैं। और सच कहें तो ये कविता एक तरह से व्यंग है। ये व्यंग करते हैं हमारे इतिहास, हमारे धरोहर के ऊपर। और इस कविता में उन्होंने एक तोप के बारे में बात की है। तोप जो कि युद्ध में काम आता था। भारत में पहली बार तोप जो था 1526 में यूज किया गया था। बाबर ने इसे यूज किया था, इसका प्रयोग किया था। और उसके बाद अंग्रेजों तक आते आते बहुत सारे सम्राटों, राजाओं या फिर बादशाहों के पास तोप हुआ करता था जिसका प्रयोग वो किया करते थे। चलिए कविता आरंभ करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाना एंट्रेंस, प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार जहां से लोग भीतर प्रवेश करते हैं। धर रखी गई है 1857 की तोप। धर के दो मीनिंग होते हैं, दो अर्थ होते हैं। यहाँ धर का अर्थ है रखी गई यानी रख दी गई है, इंस्टॉल कर दी गई है। दूसरा धर का मतलब होता है पकड़ना, धर लो यानी पकड़ लो। लेकिन यहाँ पे जो तोप है उसे रख दिया गया है कहां पर? कंपनी बाग के मुहाने पर तोप को धर दिया गया है। तोप की सबसे पहली बड़ी विशेषता क्या है? तोप 1857 की है। अब 1857 का नाम आते ही बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम याद आ जाते हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए सबसे पहले पहल की थी। और ये जो तोप है ये भी उसी समय की तोप है। इसकी यानी इस तोप की होती है बड़ी संभाल। इस तोप को बड़ा संभाल कर रखा जाता है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। तो ये तोप हमें कहां से मिली? विरासत में मिली है। क्या मिला? सिर्फ ये तोप मिला नहीं, कंपनी बाग भी हमें मिला।
यानी विरासत में हमें कंपनी बाग मिला और तोप मिला। कंपनी बाग का मतलब क्या हुआ? कंपनी यानी उस समय का जो हमारी सरकार हुआ करती थी, हमारा गवर्नमेंट था, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने एक तरह से पूरे भारत को हथिया लिया था और इस भारत का संचालन अंग्रेजों की सरकार कर रही थी, इसीलिए उस सरकार को कंपनी कहा जाता था। बाग का मतलब होता है गार्डन, उद्यान, बगीचा, वाटिका। तो अब कंपनी बाग का मतलब क्या हुआ? यानी वो बाग जिसे कंपनी संभालती है, अर्थात पब्लिक गार्डन। ओके, पब्लिक गार्डन की बात हो रही है, जिसे सार्वजनिक उद्यान भी कहा जाता है, जिसमें हर कोई आ सकता है। इंसान आ सकते हैं, कुत्ते आ सकते हैं, गधे आ सकते हैं, चिड़िया आ सकती है, मतलब जिसका मन हो वो इधर भीतर कंपनी बाग के प्रवेश कर सकता है। तो कंपनी बाग हमें विरासत में मिली और उसके साथ तोप हमें विरासत में मिली। अब विरासत क्या होती है? विरासत है पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त की हुई वस्तुएं, यानी हमारी पहचान, हमारा हेरिटेज। जो भी चीजें, वस्तु हमें विरासत में मिलती है या पुरानी जो भी चीजें हमारे पास होती है, वो हमारी जड़ है, हमारे रूट्स हैं, हमारी पहचान है। और ये हमारे पास आज दो पहचान है, एक है कंपनी बाग और दूसरा है हमारा तोप। साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब देखिए, कंपनी को हम बहुत संभाल कर रख रहे हैं और कब कब हम उन्हें चमका रहे हैं? 2 बार। अब ये 2 बार कौन से हैं? एक है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी, यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। अब हम भारतीयों की, खासतौर पर आज के पीढ़ी की, ये बहुत बड़ी बात है कि इनमें जो पेट्रियोटिज्म है, जो देशभक्ति है, ये इन्हीं 2 दिनों में नजर आती है। बाकी दिनों में हम भूल जाते हैं कि ये हमारा देश है, हम भारतवासी हैं, देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। ये सारी चीजें हमें सिर्फ ये 2 दिन याद आते हैं, क्योंकि ये तो 1857 की है, यानी ये हमारी आजादी से जुड़ा है, इसीलिए हम इस तोप को इन 2 दिनों में याद कर लिया करते हैं और इसे चमका देते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें जानने वाली है। प्रश्न भी आएगा कि विरासत में मिली चीजों को संभाल कर क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम भी इसे संभाल रहे हैं ना। तो यहाँ तो व्यंग किया है कि हम उसे असल में नहीं संभाल रहे हैं, केवल 2 दिन संभाल रहे हैं। लेकिन कवि का जो व्यंग है, जो कटाक्ष है, वो संभालने पर है विरासत। क्या हम हमारे विरासत को संभाल कर रखते हैं? शायद हम इसे किसी म्यूजियम में, संग्रहालय में संभाल कर रखते हैं, वरना हम तो अपने घर के सामान को भी बेच देते हैं। घर का थोड़ा सा सामान ज्यादा बड़ा तो उसे बेच दो। अब हर चीज को अगर हम इस तरह से बेचते चले गए, घर से निकालते चले गए, तो फिर हमारी पहचान कहाँ रह जाएगी, हमारी जड़ें उखड़ जाएगी। इसीलिए कवि ने व्यंग किया है कि विरासत में मिली चीजों की संभाल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, आगे और भी बताएंगे। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, जिन्हें टूरिस्ट कहा जाता है। सैलानी, टूरिस्ट, और टूरिज्म जो होता है वो, वहां पर सैलानी आते हैं। तो यहाँ पर सैलानी कब आते हैं? सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में। ओके, क्योंकि कंपनी बाग तो खुली है, पब्लिक गार्डन है, कोई भी आ सकता है, तो सुबह भी लोग आते हैं, शाम को भी लोग आते हैं और टूरिस्ट आ जाते हैं, सैलानी आ जाते हैं। पर्यटन का बहुत बड़ा स्थान बन गया है हमारा कंपनी बाग। अब उसी कंपनी बाग में ये तोप जो है ये रखी हुई है, और जब लोग उसके पास आते हैं, सुबह शाम सैलानी आते हैं, तो ये तोप उन सैलानियों को कुछ बताती है। क्या बताती है? उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने,
अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। लास्ट लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर देखते हैं। तो ये तो क्या बता रही है कि मैंने बड़ी जबर उड़ा दी है, बड़ी ताकत के साथ। जबर का मतलब होता है बहुत ताकत, बहुत स्ट्रेंथ के साथ, ताकतवर जो होते हैं। तो मैंने बड़ी ताकत के साथ उड़ा दिए थे। क्या क्या उड़ाए थे? अच्छे अच्छे सूरमाओं। सूरमाओं योद्धा, वॉरियर्स, जो भी बड़े बड़े योद्धा थे, उनके मैंने क्या उड़ा दिए? धज्जे उड़ा दिए। अब धज्जे उड़ाना बन गया है मुहावरा। इट्स अ मुहावरा, इडियम है। ओके, तो पूछा भी जा सकता है, पंक्ति देकर पूछ सकते हैं कि पंक्तियों में कौन सा मुहावरे का प्रयोग किया गया है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो मुहावरा है धज्जे उड़ा देना। तो तोप ने किसके धज्जे उड़ाए? योद्धाओं के धज्जे उड़ाए। कौन से योद्धा? बड़े अच्छे अच्छे शूरवीर योद्धा। लेकिन कब? अपने जमाने में, जब मेरा जमाना था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में, तो भी ऐसा जाहिर कर रहे कि हमारे जमाने में, मैंने अपने जमाने में बड़े बड़े सूरमाओं के, योद्धाओं के, जो भी मेरे सामने आया उसके धज्जे उड़ा दिए। धज्जे उड़ाना, चीथड़े चीथड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। अर्थात इतना डरावना तोप जिसके सामने योद्धा आने से डरते हैं। बड़े बड़े योद्धाओं को भी वो छोड़ता नहीं था। इतना क्रूर था, इतना क्रूर था, लेकिन उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। पर ये तोप तो हमें हमारी विरासत में मिली है और हम उसे बहुत संभाल के रख रहे हैं। आज हम इस तोप को कैसे संभाल रहे हैं? कवि ने बहुत ही बढ़िया ढंग से इस पर व्यंग किया है। अब बहरहाल, बहरहाल खैर, ओके, जो बुरी स्थिति है उसकी, छोटे बच्चों की सवारी से अगर ये फारिग हो। छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? तोप की सवारी कर रहे हैं। फारिग होना, खाली होना, फ्री होना, मुक्त होना। वो तोप जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा आते ही चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं, उसी तोप के ऊपर आज छोटे छोटे बच्चे सवारी कर रहे हैं, घोड़ा चला रहे हैं। तो उसके ऊपर बैठकर, तो छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो, खाली हो, तो उसके ऊपर बैठकर कौन? चिड़िया। ये जो छोटी सी चिड़िया है ना, ये भी अब तोप से नहीं डरती। ये भी तोप के ऊपर आकर बैठ जाती है। वो भी कहाँ? उसकी नली में, उसके बैरल में, जहां से मौत का सामान निकलता था, जहां से धज्जे उड़ाए जाते थे। आज उसके ऊपर ये चिड़िया बैठकर अक्सर, आम, ऑफन, अक्सर यानी ऑफन, करती है गपशप। क्या करती हैं? गपशप करती हैं, बातें करती है। चिड़िया कहा जाता है स्पैरो को। पक्षी अलग है, पक्षी इज बर्ड्स, चिड़िया इज गौरैया। कभी कभी शैतानी में वे कौन? चिड़िया, गौरैया, इसके भीतर भी घुस जाती हैं। किसके भीतर? इस बैरल के भीतर चली जाती है। याद कीजिए, ये बैरल जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाए, आज उस तोप की ऐसी हैसियत, ऐसी हालत हो गई है कि गौरैया, स्पैरो, चिड़िया भी उसके अंदर घुस जाती है। कोई उससे नहीं डरता। बच्चे उस पर घोड़े चला रहे हैं। वे बताती हैं, वे बहुवचन है। ओके, इट्स अ प्लूरल वर्ड। कौन है वे? ये छोटे बच्चे। ओके, बच्चे। और ये जो चिड़िया है, ये प्लूरल बन गया, इसीलिए वे का प्रयोग किया गया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही होता है उसका मुंह बंद। मुंह बंद का मतलब क्या हुआ? उसकी महानता का समाप्त हो जाना, महानता चली जाना। तो ये जो चिड़िया और बच्चे हैं, ये बता रही हैं कि एक्चुअली, दरअसल का मतलब होता है असली में, कितनी भी बड़ी हो तोप या कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। अर्थात एक दिन उसकी महानता, उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व समाप्त हो जाता है। अब पहले स्लाइड में कवि ने कहा था कि हमें अपने विरासत को संभाल कर रखना है। अब देखिए, कविता में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कवि जो है वो हमें हमारी विरासत को संभालने के लिए कह रहे हैं।
क्योंकि अगर विरासत को संभाल कर नहीं रखा गया तो वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो क्या हमें हमारी विरासत नहीं संभालनी है? बिल्कुल संभालनी है, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं संभाला तो उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। दूसरी बात, ये जो तोप था जिसे अंग्रेजों ने प्रयोग किया था, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा क्या, भारत के जितने भी शूरवीर आए, उनको बुरी तरह से, बड़ी क्रूरता के साथ उनका खात्मा कर दिया, उन्हें मार दिया, लेकिन आज उस तोप से कोई नहीं डरता। दूसरी मुख्य बात कविता की, कि कितना भी क्रूर कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, समय उसे सबक सिखाती है, समय उसे सिखाती है कि हमेशा उसकी महानता बनी नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि छोटी सी कविता में कितनी महानता छुपी है। कवि कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास हमारी विरासत है उसे संभाल कर रखिए। उसके लिए उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है, कौन सा टूल लिया है तोप। और तोप के सहारे ये दो बातें वे बता रहे हैं हमें। एक बार फिर चलेंगे। कई बार प्रश्न आता है कि कंपनी बाग में जो तोप रखा गया है उसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तोप के बारे में कौन सी जानकारी हमें मिलती है? तोप कंपनी बाग के मुहाने पर रखा गया, उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर रखा गया है, पहला। दूसरा, ये 1857 की तोप है। तीसरा, विरासत में मिली है। चौथा, इसे 2 बार चमकाया जाता है। अब थोड़ा सा हटके हाई ऑर्डर क्वेश्चन, तोप अपने बारे में क्या क्या बताती है? तोप अपने बारे में बताती है कि उसने बड़ी ताकत के साथ जितने भी सूरमाए उसके सामने आए अच्छे अच्छे, उनके इसने धज्जे उड़ा दिए। तो ये दो छोटे छोटे प्रश्न एक दूसरे से काफी अलग हैं। चलिए अब देखते हैं इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। कवि वीरेन डंगवाल द्वारा रचित तोप कविता का मुख्य उद्देश्य शस्त्र शक्ति, शस्त्र यानी वेपन्स, वेपन की शक्ति और अत्याचारी ताकतों, अंग्रेजों ने इससे काफी अत्याचार किया था, काफी टॉर्चर किया था हमारे देश के नागरिकों के ऊपर, के अहंकार को तोड़ना है। क्योंकि तोप अहंकारी था, उसे लगता था मेरे सामने आने वाले योद्धाओं के मैंने धज्जे उड़ा दिए। तो ये उसका अहंकार है जिसे तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा है? उसके ऊपर बच्चे सवारी कर रहे हैं, चिड़िया उसके अंदर चली जा रही है, गपशप कर रही है उसके ऊपर बैठकर। इसके माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि दमनकारी ताकतें जो भी हमारे ऊपर अत्याचार करती हैं, हमें दबाती है, दमन करना, हमें दबाना, ताकतें जनता की आवाज को कुछ समय के लिए दबा तो सकती है, लेकिन एकजुट होकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पूरे भारतवासी एक हो जाते हैं तो विद्रोह करने पर जनता बड़ी से बड़ी विनाशकारी शक्तियों को नेस्त नाबूद कर देती है, नेस्त नाबूद, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, ध्वंस कर देती है। कविता के कुछ और मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे अहंकार का अंत। कवि यह संदेश देते हैं कि कोई भी वस्तु या शक्ति कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। जनता की सर्वोच्च शक्ति, तोपें और हथियार अस्थायी हो सकते हैं, हमेशा बने नहीं रहते हैं, दे आर नॉट फॉर एवर, वो टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। लेकिन मानवीय संकल्प और जनता की एकता सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे शक्तिशाली अस्त्र होती है। ऐतिहासिक धरोहरों का महत्व, तोप हमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और औपनिवेशक जहां पे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, उनका जो इम्पेरियलिज्म था, साम्राज्यवाद था, जिसके जरिए उन्होंने हम पर जो अत्याचार किए, तो हमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और औपनिवेशिकता अत्याचारों की याद दिलाता है। कवि का उद्देश्य हमें अपनी विरासत, अच्छी या बुरी, दोनों ही हमारी विरासत है, से सीख लेने के लिए प्रेरित करना है। अगर बुरा है तो सीखना है कि दोबारा ऐसा ना हो, और यदि अच्छा है तो उसे हमें बराबर अपने साथ बढ़ाते चले जाना है। शांति और प्रेम की विजय, शांत, हमने विश्व में
गवाह हैं हम। एक तरह से हम ये साबित करते हैं विश्व को कि हमने अपनी आजादी शांति से प्राप्त की, क्योंकि इतने लोगों ने इतने सारे योगदान दिए, न्योछावर किया, अपना बलिदान दिया, अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति से ही जीत हासिल की। तोप के मुंह पर चिड़ियों गोरैया का बैठना और उसके भीतर घोंसला बनाना यह दर्शाता है कि अंततः फाइनली हिंसा और विनाश पर शांति, जीवन और प्रेम की जीत होती है। कविता अगर समझ में आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।